तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, सेल आरएसपी का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए सेल आरएसपी में, उसी का रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आपका जो है प्रिपरेशन भी इसमें हो जाएगा। बढ़िया से आप देखते रहिए। ऑलरेडी पार्ट 1 मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट जो वीडियो है देख सकते हैं। हालांकि उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है। और आपको जो है वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पीपीटी वीडियो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेम मेटलर्जी रिलेटेड पार्ट 2। ऐसा ही हम कुछ 8-10 पार्ट लाएंगे सेल आरएसपी के लिए। और 8-10 पार्ट में जो है आपका मेटलर्जी का जितना सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा चीज़ आई होप कि क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो और भी 2-4 पार्ट हम एक्स्ट्रा भी बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने के लिए बोला है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखना है, और उसके बाद जो है जिसका कंडक्टिविटी सबसे कम है उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि कॉपर दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है और एजी यानी सिल्वर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 मेटल दिया गया है। अगर आप कंडक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करोगे तो दोस्तों सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर, यही सब मेटल जो होता है कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले आपका जो हो जाएगा एजी। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों तो कॉपर आएगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आप लोग बात करेंगे तो पहले सिल्वर, उसके बाद कॉपर आएगा और लास्ट में जो है एल्यूमिनियम आएगा। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि AgCu and Al, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्योरिटी इन मेटल एंड एलॉय। तो दोस्तों, अगर मान लो ये एक मेटल या तो फिर एलॉय है, और इसमें जो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी आप बोलिए, रेजिस्टिविटी भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, रेजिस्टिविटी एक नॉर्मल कंडीशन में है। जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया है, बहुत सारा इम्प्योरिटी ऐड कर दिया है, तो दोस्तों एक चीज़ आप सोचिए, मान लो ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, नॉर्मल पाइप है। तो पाइप में वाटर फ्लो होता है नॉर्मली, जैसे वाटर फ्लो होता है पाइप में वैसा ही वाटर फ्लो होता है। अगर आप बीच में कुछ मान लो कुछ कचरा डाल दोगे, जैसे मान लो आप कुछ वुडन स्पर्टिकल डाल दिए, या तो फिर आप कुछ बियरिंग टाइप का कुछ मटेरियल डाल दिए, कुछ कचरा डाल दिए, तो पाइप के अंदर में दोस्तों जो है वाटर फ्लो जो है कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि एक पाइप में अगर वाटर जाता है, वाटर फ्लो होता है, उसमें अगर आप कचरा डाल दोगे तो वाटर का फ्लो जो है दोस्तों कम हो जाएगा। जैसे हम लोग का बरसात का टाइम में ड्रेन में होता है, बहुत सारा कचरा आ जाता है और ड्रेन का पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। सेम सेम चीज़ मेटल एंड एलॉय में भी होता है। नॉर्मल जैसे कंडक्टिविटी रहता है दोस्तों, नॉर्मल कंडक्टिविटी मान लो कुछ 10 रहता है, ऐसा ही मान लो आप। ठीक है, मैं कुछ भी यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। 10 रहता है। जब जैसे ही आप इसके अंदर में इम्प्योरिटी डाल दोगे यानी कचरा डाल दोगे, तो इसका कंडक्टिविटी दोस्तों ड्रेन जैसा ही, बरसात का टाइम में जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि बरसात का टाइम में ड्रेन में जो वाटर फ्लो होता है वो कम हो जाता है, वैसा ही मेटल का अंदर में भी आपका जो फ्लो है यानी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा जैसे ये आप कचरा डालोगे। क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो ये जो जितना सारा इम्प्योरिटी है उसमें जो है स्टक करेगा, करंट बढ़िया से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसका जो है कंडक्टिविटी लेस हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्यों लेस हो जाएगा? क्योंकि ये जितना सारा इम्प्योरिटी है ना, ये एक रेजिस्टेंट क्रिएट करेगा इनसाइड द मेटल। ये रेजिस्टेंट क्रिएट करने के लिए आपका जो है थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इम्प्योरिटी इन द मेटल एंड एलॉय। इम्प्योरिटी जो है मेटल एंड एलॉय क्या करता है, रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों बढ़ाता है। ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। इम्प्योरिटी अगर आप डालोगे मेटल एंड एलॉय, प्योर मेटल में डालोगे अगर इम्प्योरिटी, या तो फिर एलॉय में डालोगे, तो रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ये वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर यूज इन द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में
कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो वेल्डिंग में दोस्तों दो चीज़ होता है, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। मान लो ये आपका वर्क स्पेसिमेन है, आपको जो है यहाँ पे वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों फिलर मेटल अलग से ऐड करना पड़ता है, या तो फिर आपका जो है वहाँ पे अलग से फ्लक्स भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या रहता है, अलग से आपको फिलर मेटल ऐड नहीं करना पड़ता है। ये जो इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड में ही ऑलरेडी आपका फिलर मेटल ऐड रहता है, ठीक है। तो ये फिलर मेटल क्या होता है, जितना जैसे ही आप वेल्डिंग करोगे ना दोस्तों, फिलर मेटल धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा, अलग से आपको फिलर मेटल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आपका जो है इलेक्ट्रोड धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा, कम होता जाएगा, गलता जाएगा, और आपका जो स्पेसिमेन का जहाँ आपको वेल्डिंग करना था वो वाला गड्ढा धीरे धीरे भरेगा, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है दोस्तों, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में ऑलरेडी उसी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड खुद ही एक फिलर मेटल का काम करता है, और उसमें जो है इलेक्ट्रोड का बाहर आपका जो है फ्लक्स का कोटिंग रहता है, इसलिए आपको अलग से फ्लक्स भी डालना नहीं पड़ता है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा प्रोसेस में यूज किया जाता है। आप देख सकते हो मीग, टीक, टंगस्टन इनट गार्ड, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, चारों वेल्डिंग यहाँ पर दिया गया है। किसमें जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है दोस्तों, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपका मीग में किया जाता है, MIG। इसीलिए बोला जाता है कि मीग इज़ ऑलवेज फास्टर देन टीक। मीग जो है ऑलवेज फास्टर देन टीक, क्यों, मैं आपको अभी समझाया कि इसमें जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड खुद ही मेल्ट होकर के एक फिलर मेटल का काम करता है, अलग से आपको फ्लाक्स या तो फिर फिलर मेटल ऐड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड में ही ऑलरेडी फ्लाक्स का कोटिंग दिया रहता है, और इलेक्ट्रोड खुद कंज्यूम हो करके आपका जो है वेल्डिंग कंप्लीट करता है। इसीलिए जो है मीग इज़ ऑलवेज फास्टर देन टीक, मीग में हमेशा टाइम कंज्यूम कम होता है, क्योंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो मीग टीक क्लियर हो गए। थर्मिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, कि रेलवे लाइन में आप लोग देखे होंगे, बहुत ही कॉमन एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेलवे लाइन में दोस्तों ऐसा मान लो दो लाइन है, बीच में एक क्रैक हो गया, तो रेलवे लाइन में हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा आपका कास्टिंग टाइप का यहाँ पे बनाया जाता है, और उसमें कुछ एक्सोथर्मिक पाउडर मिक्सचर डाला जाता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक पाउडर मिक्सचर डाला जाता है, उसमें एल्यूमिनियम डस्ट रहता है, आयरन डस्ट भी रहता है, और आपका जो है फ्लक्स भी रहता है। तो डालने के बाद हीट किया जाता है दोस्तों, हीट करने के बाद जो है आपका फिलर मेटल मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद जो रेलवे ट्रैक का जहां आपका क्रैक था, वो क्रैक जो है दोस्तों पूरा का पूरा भर जाता है। इसी को बोलता है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का मेन जो पर्पस होता है, मेन इसका जो हीट जनरेशन होता है दोस्तों, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट जनरेट होता है, और वही हीट जो है, जो भी आप वहाँ पे मिक्सचर यूज़ करोगे, वो मिक्सचर को मेल्ट करता है, और जो क्रैक को वेल्ड कर देता है। तो थर्मिट वेल्डिंग यही रहा है, थर्मिट वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग के बारे में हम लोग अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, आगे किसी एक वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज़, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन, आप जानते हैं कि जो वेल्डिंग का फ्लेम है दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग होता है दोस्तों, कार्बोराइजिंग होता है, एंड न्यूट्रल होता है। तीनों फ्लेम में जो है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा तो होगा ही, ये तो क्लियर कर दिया है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5:1 मान लीजिए, अगर 150 ऑक्सीजन है तो 100 जो है एसिटिलीन रहेगा, तब जाकर के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। यह चीज़ ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा 1.5:1, ठीक है। 1:1 किस में रहता है दोस्तों, 1:1 रहता है न्यूट्रल फ्लेम में, 1:1 रेशियो रहता है न्यूट्रल फ्लेम में, ध्यान रखिएगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में कितना रहता है, आगे क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन इज टू एसिटिलीन का रेशियो क्या रहता है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का रेशियो क्या रहता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। तो दोस्तों मैं आपको बताया 1.1 रहता है न्यूट्रल फ्लेम में, और 1.5:1 रहता है किसमें, 1.5:1 रहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में।
और कार्बोनाइजिंग फ्लेम में दोस्तों, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में कितना रहता है 0.9:1, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कम रहता है, 0.9 रहता है और एसिटिलीन का परसेंटेज 1 रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए द फ्लक्स इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आप लोग जानते हैं SAW, जनरली बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। एक मतलब आप मान लो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बड़ा बड़ा 2 प्लेट आपको अगर वेल्डिंग करना है तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का थ्रू आप वेल्डिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्लक्स जो यूज़ किया जाता है ये एक्सटर्नली फ्लक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नली फ्लक्स जो है दोस्तों यूज़ किया जाता है, उसका फॉर्म कैसा रहता है, किस टाइप का दिखता है। यहाँ पे चार को ऑप्शन है, ग्रेनुलेस, कोर वायर्स, कास्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोड्स, पेस्ट। तो दोस्तों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का जो फ्लक्स होता है हमेशा ग्रेनुलेस होता है, एक आप इस टाइप का उसका फॉर्म रहता है, ठीक है, गोल गोल रहता है, मार्बल टाइप का फॉर्म रहता है, गोल गोल ग्रेनुलेस टाइप का रहता है। और इसमें जो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में बेयर इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। बेयर इलेक्ट्रोड मतलब न्यूड इलेक्ट्रोड, न्यूड इलेक्ट्रोड मतलब उसमें कोई भी आपका फ्लक्स का कोटिंग नहीं रहता है। दैट इज़ वाई वी यूज फ्लक्स एक्सटर्नली इन केस ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। हम लोग अलग से बाहर से यूज़ करते हैं फ्लक्स, ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, क्योंकि उसमें जो है बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। आपका जो इलेक्ट्रोड है उसमें फ्लक्स का कोटिंग नहीं रहता है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया आपको कि मीग वेल्डिंग में आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसी में एक कोटिंग रहता है फ्लक्स का, अलग से आपको फ्लक्स यूज़ करना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जो है अलग से यूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग मोर टाइम एज कम्पेयर टू मीग, ठीक है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है कौन सा वेल्डिंग में, तो आंसर भी हो जाएगा सेम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट अपीयर्ड इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। तो दोस्तों मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपका कुछ भी डाउट है आयरन कार्बन डायग्राम रिलेटेड या तो फिर टाइम टेम्परेचर डायग्राम रिलेटेड यानी TTT CCT, कोई भी मेटलर्जी रिलेटेड डायग्राम रिलेटेड अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो हमको कमेंट करके बताइए। अगर बहुत ज़्यादा आपका रिक्वेस्ट आएगा तो मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपका अगर पहले से डाउट क्लियर हो गया है तो मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता नहीं हूँ। तो आई होप कि आपका डाउट सारा क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया कि कौन सा फेज जो है आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं है। तो दोस्तों आयरन कार्बन डायग्राम अगर आप बढ़िया से आप सोचोगे, आयरन कार्बन डायग्राम इज ए इक्विलिब्रियम डायग्राम, इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है, फेज डायग्राम है। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया गया है, फेराइट, ऑस्टेनाइट, लेडेबोराइट, सीमेंटाइट, सॉरी लेडेबोराइट एंड मार्टेनसाइट। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट इसमें से तीनों इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है। फेराइट इज ए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, ऑस्टेनाइट इज ए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, लेडेबोराइट इज ए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, बट मार्टेनसाइट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्टेनसाइट एक इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट नहीं है। मार्टेनसाइट आप कैसे पाओगे मार्टेनसाइट, अगर आप एक स्पेसिमेन को हीट करोगे अप टू सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड ऑस्टेनेटिंग टेम्परेचर, और उसके बाद उसमें जो है थोड़ा सा आप होल्ड करोगे, इट इज़ कॉल्ड सोकिंग टाइम। मान लो आप 10 मिनट होल्ड करोगे तो उसको बोलता है सोकिंग टाइम। और उसके बाद दोस्तों अगर आप उसको क्वेंच करोगे, क्वेंच मतलब डायरेक्टली रैपिड कूलिंग करोगे, अगर आप क्वेंच करोगे तो जा करके मार्टेनसाइट फॉर्म होगा। तो मार्टेनसाइट एक इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट नहीं है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में अगर आपको कोई पूछेगा कौन सा फेज नहीं है, तो मार्टेनसाइटिक फेज जो है आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्टेनसाइट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट एंड आयरन कार्बन डायग्राम इज ए इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। तो इक्विलिब्रियम डायग्राम में आपका एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट नहीं रहेगा, यही नॉर्मल चीज़ है, इसीलिए मार्टेनसाइट आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं रहता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको ओनली एग्जाम क्रैक पॉइंट चैनल ही देगा। इसीलिए दोस्तों आप जो है जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेटलर्जी का जो फील्ड होता है, जो नेटवर्क होता है, वो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल बहुत कम होता है। बहुत कम लोग मेटलर्जी को लेकर के पढ़ाई करता है। तो इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपका मेरा जितना सारा वीडियो है आप अपना दोस्त के साथ शेयर करिए, अपना सर्किल के साथ शेयर करिए, जितना आपका सर्किल है, दोस्त लोग, फ्रेंड सर्किल, जो लोग मेटलर्जी रिलेटेड पढ़ाई करते हैं सबके साथ शेयर करिए। तो उसमें जो है हमारा नेटवर्क भी बिल्डअप हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जितना नेटवर्क बिल्ड होगा दोस्तों उतना ही मेरे को एनर्जी मिलेगा
मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए और मैं उतना ही अच्छा कंटेंट आपका साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोथर्मल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया गया कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आइसोथर्मल प्रोडक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोडक्ट बेनाइट इज ए आइसोथर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, बेनाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो बेनाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्पेसिमेन को पहले हीट किया जाता है। ठीक है, हीट करने के बाद थोड़ा सा टाइम सोक किया जाता है, होल्डिंग टाइम बोलता है इसको। उसके बाद एक सॉल्ट बाथ या तो फिर एक बाथ में उसको कूल किया जाता है, जिसका टेम्परेचर पहले से ही मेंटेन रहता है अप टू ए सर्टेन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पूरा रूम टेम्परेचर में नहीं रहता है, सर्टेन डिग्री सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आइसोथर्मल हार्डनिंग प्रोडक्ट, आइसोथर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनाइट। आइसोथर्मल प्रोडक्ट का कौन सा आइसोथर्मल प्रोडक्ट है, बेनाइट हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंटाइट इज। सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा गया है दोस्तों। सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ना तो बीसीसी होता है, ना तो एफसीसी होता है, ना तो एचसीपी होता है। सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ऑर्थोरोम्बिक। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि पैकिंग फैक्टर बीसीसी का कितना होता है, एफसीसी का कितना होता है एंड एचसीपी का कितना होता है। पैकिंग फैक्टर कितना होता है हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज एन। देखिए, ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो फेनोमेना होता है, इसका प्रॉपर्टी रहता है, कैसा रहता है। मैं जस्ट तो पहले आपको बताया कि मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एन इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन इसका साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये एक मिलिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अचानक हो जाता है। एक आप स्पेसिमेन को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करोगे, उसके बाद होल्ड करोगे, उसके बाद तुरंत आप जो उसको क्वेंच करोगे, चाहे वाटर हो, सॉल्वत हो, बाद का बात है, आपको जो है क्वेंच करना है, तब जाकर के मार्टेनसाइट आएगा। तो ये जो रैपिड कूलिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होता है वो सर्टेन हो जाता है, तो इसीलिए उतना टाइम नहीं मिलता है। इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी टाइम टेकिंग नहीं होता है, इसमें कोई टाइम बहुत कम लगता है इसमें मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसीलिए इसमें डिफ्यूजन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उतना मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिफ्यूजन लेस हो जाता है। ये जो मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, डिफ्यूजन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उतना टाइम मिलता नहीं है। ये एक मिलिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। और मार्टेनसाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, BCT यानी बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कुछ मैं 8-10 क्वेश्चन आपका साथ डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लाएंगे, और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। कुछ डाउट है तो ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए। फिलहाल वीडियो इतना था कि फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।